आइए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में भूगोल के सबसे शक्तिशाली उपकरण यानी मानचित्रों की दुनिया को करीब से समझते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों को बिल्कुल सटीकता और गहराई से समझने में हमारी मदद करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। इस पूरे अध्ययन को व्यवस्थित रखने के लिए हम मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मानचित्र असल में क्या हैं, फिर इसके प्रकार, दूरी और पैमाना, दिशा का ज्ञान, मानचित्र के प्रतीक और आखिर में रेखाचित्र और खाका। तो भाग 1 मानचित्र क्या है, आइए इसकी बुनियादी समझ से शुरुआत करते हैं। ग्लोब और मानचित्र के बीच का अंतर समझना बहुत ही रोचक है। देखिए, जब हमें पूरी पृथ्वी का एक साथ अध्ययन करना हो तब तो ग्लोब बहुत काम आता है, लेकिन जब पृथ्वी के किसी एक हिस्से जैसे किसी खास देश, राज्य या अपने ही गांव को गहराई से समझना हो तो ग्लोब से काम नहीं चलता। ऐसे में एक समतल सतह पर बना मानचित्र ही विस्तृत अध्ययन के लिए सबसे बेहतरीन और सटीक विकल्प होता है। अगर इसकी बिल्कुल सटीक परिभाषा की बात करें तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग का चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसे हमेशा एक तय पैमाने यानी स्केल के हिसाब से ही बनाया जाता है। बिना पैमाने के बना कोई भी चित्र एक सटीक मानचित्र नहीं हो सकता। अब ये सब जानने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है कि दुनिया में वास्तव में कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं। आइए इसे भी जान लेते हैं। बिल्कुल। भाग 2 मानचित्र के प्रकार। चलिए इन अलग अलग श्रेणियों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारी भौगोलिक जरूरतों के हिसाब से मानचित्रों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है भौतिक मानचित्र, जो पहाड़ों, पठारों, मैदानों या नदियों जैसी प्राकृतिक आकृतियों को दिखाता है, जैसे पानी को दिखाने के लिए नीला रंग। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, जो देशों, राज्यों, शहरों और उनकी सीमाओं को बिल्कुल साफ साफ बताता है। और तीसरा होता है थीमैटिक मानचित्र। ये किसी खास जानकारी पर फोकस करता है, जैसे सड़कों का जाल, बारिश का वितरण या फिर जंगलों और उद्योगों की जानकारी देने वाले नक्शे। इन प्रकारों के बारे में जानना तो काफी दिलचस्प है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि इन नक्शों को असल में पढ़ा और मापा कैसे जाता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? बहुत ही सही सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, दूरी और पैमाना, मापन और गणना। दूरी को सही से समझने के लिए पैमाने यानी स्केल को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो पैमाना जमीन पर मौजूद असली दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का एक अनुपात है। इसे एक तरह का जादुई गणितीय अनुवाद भी कह सकते हैं, जो दुनिया की सैकड़ों किलोमीटर की लंबी दूरियों को कागज के एक छोटे से टुकड़े पर पूरी सटीकता के साथ उतार देता है। छोटे पैमाने और बड़े पैमाने वाले मानचित्रों की तुलना करना भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। जब महाद्वीपों या बड़े देशों जैसे विशाल इलाकों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। मतलब नक्शे का 5 सेंटीमीटर जमीन के 500 किलोमीटर को दिखा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जब किसी गांव या शहर जैसे छोटे इलाके को दिखाना हो तो बड़े पैमाने का इस्तेमाल होता है, जहां 5 सेंटीमीटर सिर्फ 500 मीटर की दूरी को दर्शाता है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि बड़े पैमाने वाले नक्शे हमेशा बहुत ज्यादा बारीक और गहरी जानकारी देते हैं। अब दूरी तो तय हो गई, लेकिन इसके बाद किसी जगह की सही स्थिति और उसका मुख किस तरफ है, ये कैसे पता लगाया जाता है? इसका जवाब मिलता है हमें भाग 4 में, दिशा का ज्ञान और सही स्थिति। दिशा के बिना कोई भी मानचित्र एकदम अधूरा है। अक्सर नक्शों में ऊपर दाईं तरफ एक तीर का निशान होता है, जिस पर ऊ लिखा होता है, यानी उत्तर दिशा। एक बार उत्तर का पता चल जाए तो बाकी दिशाएं जानना चुटकियों का खेल है। इन्हें हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसके अलावा 4 बीच की दिशाएं भी होती हैं: उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। बस इन्हीं की मदद से किसी भी जगह की एकदम सटीक लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। दिक्सूचक, जिसे हम कंपास भी कहते हैं, एक कमाल का यंत्र है। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ ही इशारा करती है। इसी यंत्र की मदद से मुख्य दिशाओं का पता लगाकर किसी भी मानचित्र पर आसानी से नेविगेट किया जा सकता है। दूरी और दिशा के नियम तो बिल्कुल साफ हो गए, लेकिन एक बड़ी ही व्यावहारिक समस्या है। नक्शे पर बड़ी बड़ी इमारतों, पेड़ों या लंबी रेल पटरियों को उनके असली आकार में कैसे दिखाया जा सकता है? कागज पर तो इतनी जगह ही नहीं होती,
है ना, एक कमाल का सवाल। बिल्कुल, और इसका समाधान मिलता है भाग 5 में, मानचित्र के प्रतीक और उनकी वर्णमाला। चूंकि कागज पर जगह बहुत सीमित होती है, इसलिए असली आकारों की जगह कुछ खास अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये प्रतीक एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बनी विश्वव्यापी भाषा का हिस्सा हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई स्थानीय भाषा नहीं भी जानता, तो भी वो सिर्फ इन प्रतीकों को देखकर दुनिया के किसी भी कोने का नक्शा आसानी से पढ़ सकता है। प्रतीकों की ये ग्लोबल भाषा बहुत ही शानदार और लॉजिकल है। जैसे बड़ी रेलवे लाइन और मीटर लाइन के लिए अलग अलग तरह की रेखाएं होती हैं। सीमाओं को दिखाने के लिए बिंदु वाली रेखाओं का इस्तेमाल होता है। रंगों का भी एक फिक्स स्टैंडर्ड है। पानी या नदियों के लिए हमेशा नीला रंग, पहाड़ों के लिए भूरा, पठारों के लिए पीला और मैदानों के लिए हमेशा हरा रंग ही इस्तेमाल किया जाता है। अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे एक साथ काम करते हुए देखने के लिए सुंदरपुर गांव का ये नक्शा एक परफेक्ट उदाहरण है। ध्यान दीजिए, दाईं ओर ऊपर उत्तर दिशा बताने वाला तीर है, नीचे दूरियां मापने के लिए एक साफ पैमाना है, और पूरे गांव को दिखाने के लिए नीली नदी, हरे पेड़ और लाल रंग की बस्तियों जैसे रूढ़ प्रतीकों का एकदम बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। ये तीनों चीजें मिलकर ही इसे एक पूरा और काम का मानचित्र बनाती हैं। ये सब देखकर मन में एक आखिरी सवाल आ सकता है कि क्या किसी भी जगह का बनाया गया कोई भी चित्र या आरेख एक असली मानचित्र माना जाता है? चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं भाग 6 में, रेखाचित्र और खाका। सच्चाई ये है कि हर आरेख मानचित्र नहीं होता। एक रेखाचित्र या स्केच सिर्फ हमारी याददाश्त और अंदाजे पर आधारित होता है। मान लीजिए किसी दोस्त को घर का रास्ता बताना है, तो हम बिना किसी पैमाने के एक कच्चा आरेख खींच देते हैं, जो कई बार लोगों को भटका भी देता है। दूसरी तरफ होता है खाका यानी प्लान। जब एक छोटे से इलाके जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई को एक बड़े पैमाने पर बिल्कुल नाप तौल कर और सटीकता के साथ बनाया जाता है, तो उसे खाका कहते हैं। इससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक असली मानचित्र के लिए पैमाने का होना सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। तो आखिर में सोचने वाली एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अगर ये प्रतीक और पैमाने वाकई एक यूनिवर्सल भाषा हैं, तो इस भाषा में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेने से हमारे दुनिया को देखने और उसमें सफ़र करने का नज़रिया किस तरह बदल सकता है। मानचित्र सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं हैं, ये इस विशाल दुनिया को मुट्ठी में करने की चाबी हैं। इसी एक विचार के साथ आज का यह भौगोलिक विश्लेषण यहीं पूरा होता है।